वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रीपोजिशन के टॉपिक को अमेजिंग अंदाज में समझेंगे, बेहतरीन अंदाज में। और आज आपको इस समझ में भी आएगा कि हकीकत में प्रीपोजिशन पढ़ने का सही मेथड, सही तरीका क्या है। उससे पहले आप लोगों को पहले इसका इंट्रोडक्शन समझना है। एक बार इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, प्रीपोजिशन का पूरा खेल समझ में आ जाएगा और आपको ये एहसास होगा कि हकीकत में प्रीपोजिशन से मज़ेदार टॉपिक कोई है ही नहीं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच रिलेट्स द पोजीशन ऑफ अ वर्ड टू अनदर वर्ड। इसमें देखो वर्ड कितनी बार आया, एक बार वर्ड यहाँ आया है, दूसरी बार वर्ड आपका यहाँ लिखा और तीसरी बार वर्ड यहाँ लिखा है। यानी कि प्रीपोजिशन क्या होता, प्रीपोजिशन एक वर्ड होता विच रिलेट्स, जो क्या करता है, रिलेट्स करता है द पोजीशन ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड की पोजीशन को, टू अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड से। इसकी डेफिनेशन से ही पता चलता, प्री प्लस पोजीशन, यानी कि जो क्या करे, प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति। तो जो किसी शब्द के पहले आकर के उसकी पोजीशन को बताता है उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीज़ों को रिलेट करता है। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा, राम केम इन द रूम, राम कमरे में आया। अब यहाँ पर देखो राम सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, केम सेंटेंस में V2 है और यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है, इन द रूम। एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई प्रीपोजिशन आता है तो वो ग्रामर में या तो एडजेक्टिव बनता है या फिर वो एडवर्ब बनता है। एक बात ये आपको हमेशा याद रखनी, जब भी नाउन और प्रोनाउन के पहले कोई प्रीपोजिशन आएगा तो वो ग्रामर में या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब। तो इन द रूम क्या बना गया इस सेंटेंस में, या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब। राम केम, राम आया, इन द रूम। अब यहाँ पर ये केम जो है और रूम को रिलेट किया गया किससे, इन से। तो यहाँ पर किसको रिलेट कर रहा, राम केम, राम आया, कहाँ पर आया, इन द रूम, कमरे में आया। तो केम को रिलेट किया गया रूम से। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब प्रीपोजिशन किसको रिलेट कर सकता है, वर्ब को। दूसरा सेंटेंस लिखा, राम सॉ तरुण इन द रूम। अब यहाँ पर राम सब्जेक्ट हुआ, सॉ V2 है और तरुण इस सेंटेंस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तरुण की जगह आप हिम को भी तो लिख सकते हो। तो तरुण इन द रूम, यहाँ पर ये फिर से इन द रूम होगा। ये इन प्रीपोजिशन किसको रिलेट कर रहा है, तरुण को रूम से रिलेट कर रहा है। अब तरुण की जगह पे अगर हम हिम लिखते हैं तो ये प्रोनाउन को, यानी कि या तो ये नाउन को रिलेट कर सकता है या प्रोनाउन को रिलेट कर सकता है। नेक्स्ट टर्म क्या है, राम सो तरुण, राम ने तरुण को देखा, सेड इन द रूम। इसमें ये तरुण को रिलेट नहीं कर रहा, इसमें सही मायने में अगर हम देखें और समझें तो ये सेड को रिलेट कर रहा है। तरुण कैसा है, सैड इन द रूम, तो यहाँ सैड को रूम से रिलेट किया गया। अब यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि ये एडजेक्टिव को रिलेट करता है। इसका मतलब ये होगा कि प्रीपोजिशन सिर्फ 4 चीज़ों को ही रिलेट कर सकता है, इसके अलावा ये किसी को रिलेट कर ही नहीं सकता। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं, या तो प्रीपोजिशन वर्ब को रिलेट करेगा या फिर नाउन को या फिर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। इसके अलावा प्रीपोजिशन किसी चीज़ को रिलेट ही नहीं कर सकता। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आगे हम जो चीज़ें बताने जा रहे हैं इसी पर बेस्ड होंगे। आप इतनी बात सीख लें, जब भी किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर हम प्रीपोजिशन लगाते हैं तो वो ग्रामर में या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब बनता है। और प्रीपोजिशन सिर्फ 4 ही चीज़ों को रिलेट करता है। वो 4 चीज़ें कौन है, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इज इन द रूम, राम कहाँ है, रूम में है। तो यहाँ पर इस लिंकिंग वर्ब को रिलेट किया गया है, तो ये वर्ब। अब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी चीज़ होती है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन द रूम हो गया। ये हमने बातचीत समझी कि प्रीपोजिशन सिर्फ 4 चीज़ों को ही रिलेट करता है। कौन कौन सी, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अगर हम प्रीपोजिशन यानी कि नाउन के पहले किसी प्रीपोजिशन को लिखते हैं तो वो ग्रामर में या तो एडजेक्टिव बनता है या फिर एडवर्ब बनता है। आगे समझते हैं, मानसी हैज हिडन द बुक्स बिहाइंड द ट्री। इसमें किसको रिलेट किया गया, तो यहाँ पर हम देखें द बुक्स को रिलेट किया गया क्योंकि प्रीपोजिशन बिहाइंड आया है अ ट्री। तो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है, बुक्स की बात की गई है, ठीक है। मानसी हैज हिडन द बुक्स, मानसी ने क्या हिडन किया, बुक्स को, बिहाइंड द ट्री। तो बुक और ट्री को रिलेट किया गया। रवि बिकेम एंग्री, रवि सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एंग्री इस सेंटेंस में एडजेक्टिव होगा। तो ये एडजेक्टिव को रिलेट कर रहा है एंग्री। और यहाँ पर आप देखें सेकंड, सेकंड के पहले आ लगा है।
अगर किसी भी शब्द के पहले जब हम आर्टिकल लगाते हैं तो वो ग्रामर में नाउन बनता है। तो यहाँ पर देखें, ये बुक नाउन था, यहाँ पर ट्री नाउन था, और एंग्री एडजेक्टिव है, तो इसमें प्रीपोजिशन इन होगा, एंग्री को रिलेट किया गया एडजेक्टिव को। शिखा केम होम, अब आपको लग रहा कि सर इसमें तो होम को रिलेट किया गया, क्योंकि आप लोगों ने मोस्टली ये देखा कि प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द होता उसको रिलेट किया जाता। तो इसमें आप जरा समझ लें, शिखा केम होम, शिखा कहाँ आई, घर पर आई, ये V2 है। इन टाइम, टाइम पर, तो आपको मालूम होगा कि होम क्या है, प्लेस ऑफ एडवर्ब है। शिखा आई, आने को बताया गया, तो आने का मतलब ये जवाब हमें किससे मिल रहा, वेयर से, और वेयर का जवाब जो चीज़ देती है वो एडवर्ब होती है, यानी कि होम को रिलेट नहीं किया गया, इसमें केम को रिलेट किया गया, किस, इन प्रीपोजिशन से। शिखा केम, शिखा आई, इन टाइम, टाइम पर, तो होम रिलेट नहीं हो रहा क्योंकि होम एडवर्ब है। और अभी आपको समझाया गया कि प्रीपोजिशन सिर्फ 4 चीज़ों को ही रिलेट कर सकता है, तो इसमें आपको एडवर्ब कहीं भी नहीं लिखा है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन नाउन वर्ब को रिलेट करता है, इसको रिलेट नहीं किया जा सकता। रवि इन द क्लास सॉ द टीचर, अब यहाँ देखो रवि इन द क्लास, रवि क्लास में था, और रवि इन द क्लास, रवि क्लास में था, उसने टीचर को देखा, तो इसमें रवि तो क्लास में था लेकिन टीचर का पता नहीं, टीचर कहाँ पर था। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम प्रीपोजिशन की पोजीशन को बदलते हैं, हमने क्या लिखा, रवि सॉ द टीचर, रवि ने टीचर देखा इन द क्लास, इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या होगा कि टीचर क्लास में था, रवि का पता नहीं कहाँ है। तो ये हो सकता है कि टीचर क्लास में था, रवि कहीं बाहर खड़ा हो, और क्लास में खड़े हो करके ही टीचर ने रवि को कहीं देखा, वो हो सकता है क्लास के सामने कोई पार्क हो उसमें बैठा हो या कहीं और हो। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम प्रीपोजिशन की पोजीशन को बदलते हैं तो प्रीपोजिशन उसके मीनिंग को बदलने की क्षमता रखता है। अभी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं होगा, इसलिए घबराने की जरूरत कतई नहीं है, चीज़ों को आगे समझें। ये 6 सेंटेंस दिए हैं, हम एक एक सेंटेंस को बिल्कुल चबा लेंगे और समझेंगे कि प्रीपोजिशन की आवश्यकता हमें कब पड़ती है और कब नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा, राखी इंजॉयड द पार्टी, राखी सब्जेक्ट होगा, इंजॉयड वर्ब V2 है, द पार्टी, राखी ने पार्टी इंजॉय की, तो इसमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि राखी के बाद हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट पार्टी दिया है। अब आपको एक बात मैंने समझाई थी वॉइसेस के समय, ट्रांजिटिव वर्ब, अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद हम प्रीपोजिशन को नहीं लिखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन को नहीं लिखते। अब बात आती है कैसे पता करें कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है, तो आप whom या what से क्वेश्चन पुट अप कर लो। अगर कोई वर्ब whom या what का जवाब दे रही है तो 100% ट्रांजिटिव वर्ब है। राखी इंजॉयड what, राखी ने किसका एंजॉय किया, तो आप what, यहाँ पर हमें what का जवाब मिला पार्टी, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखा राखी इंजॉयड, यहाँ पर देखो सेम सेंटेंस लिखा है और इन द पार्टी, तो इसमें आप देखें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब V2 है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप कहोगे फिर इन द पार्टी ऑब्जेक्ट है, तो अभी सिखाया था कि नाउन के पहले अगर हम कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं तो वो ग्रामर में या तो एडजेक्टिव बनता है या एडवर्ब बनता है। ये किसका जवाब दे रहा, राखी ने इंजॉयड किया किस चीज़ को, पार्टी को, लेकिन ये जवाब हमें दे रहा है वेयर का, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती, जो हमें रिप्लाई दे किसका, वेयर या फिर व्हेन या फिर हाउ, अगर इन चीज़ों का हमें जवाब मिलता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत होगी। अब इसका मतलब क्या है, तो हमने यहाँ प्रीपोजिशन इन लगा दिया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर हर सेल्फ लिख सकते हो, राखी इंजॉयड हर सेल्फ इन द पार्टी। अगला क्वेश्चन है मोहन किल्ड, मोहन ने किल्ड किया, सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, मोहन किल्ड आ स्नेक, ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है इसको। मोहन किल्ड हुम, तो हमें ये हुम का जवाब मिला स्नेक, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगला लिखा सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। अब अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है अपने आप तो इसमें किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता होगी या नहीं, ये डिसाइड करेगा कि वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव।
सी स्माइल। अब कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन आप जबरदस्त, इसमें ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हो तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ा एट। तो पहले आप ये तो समझ लो कि प्रीपोजिशन लगता कब है। प्रीपोजिशन लगने की सिर्फ एक ही वजह होगी, वर्ब अगर इंट्रांजिटिव है तो आपको कोई ना कोई प्रीपोजिशन लिखना होगा। क्यों? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप अगर ज़बरदस्ती ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आपको प्रीपोजिशन लगाना होगा, जिसकी वजह से वो या तो ना एडजेक्टिव बन जाएगा या फिर एडवर्ब बनेगा। सी कॉन्ग्रेचुलेटेड, अब किसी ने किसी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, वर्ब है रौनक, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड रौनक। तो अब इसमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत कहाँ है, सीधा सी कॉन्ग्रेचुलेटेड रौनक। अब अगर आप आगे लिखोगे तो आपको जब अब दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए आपको उसमें प्रीपोजिशन लगानी होगी। यहाँ लिखा मोनू रॉट, ये रॉट कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मोनू रॉट वॉट किसको लिखा, लेटर को लिखा। तो अभी समझाया था कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन को नहीं लिखते, उसके बाद हम डायरेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन लिखेंगे जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप इसमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमारा होगा इंट्रोडक्शन। अब हम प्रीपोजिशन को उस तरीके से समझते हैं जो नेटिव स्पीकर हमें सिखाना चाहते थे, उसको हम क्या बोलते, परसेप्शन। परसेप्शन के तरीके से हम प्रीपोजिशन को आगे समझेंगे। अब हम समझेंगे कि इस शब्द का अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। आप देखो यहाँ पर लो नाउन होगा, इसके पहले हमने प्रीपोजिशन लगाया। अगर हम किसी नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगाते तो वो ग्रामर में रियल में क्या बनता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब बनेगा। तो ये एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव का आप प्लूरल बना ही नहीं सकते, ये बात आप बहुत अच्छे से समझते। एडजेक्टिव का आप प्लूरल बना ही नहीं सकते, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो इसमें आप प्लूरल लॉज नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना होगा, जब इस तरीके से कंपाउंड वर्ड दिया रहता है तो हम उसकी मेन वर्ड में एस लगाते हैं, इसलिए इसका प्लूरल बनेगा सिस्टर्स इन लॉ। अब एक और वर्ड मैं आपके सामने रखता हूं, आप जरा बताएं। जैसे मैंने लिखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आपसे कहा जाए कि इसका प्लूरल बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे, तो वही लॉजिक इसमें काम करेगा। ये प्रीपोजिशन होगा, पार्लियामेंट नाउन होगा, और हम अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का आप प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए आपको मेन वर्ड जो है यहाँ पर मेंबर, इसका प्लूरल बनाने के लिए लिखना होगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम जब भी कंपाउंड वर्ड होगा तो कंपाउंड वर्ड में ये जो प्रीपोजिशन लगा इसके बाद नाउन होता है, इसलिए इस वर्ड में एस नहीं लगाते। इसका जो मेन वर्ड होगा उसी में आप इसका एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। अब मैं आपको पूरे ब्रह्मांड की जानकारी दे दूं, लेकिन अगर वो चीज़ आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम हमसे किस तरीके के क्वेश्चन को पूछता है ये चीज़ हम लोग समझते हैं। एग्जाम हमसे सिर्फ 4 तरीके से ही प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को पूछता है। जैसे सबसे पहले कौन सी बात है, जनरल प्रीपोजिशन। हमसे या तो वो जनरल प्रीपोजिशन पूछेगा, जैसे इन, एट, इन टू, ऑफ, टू, ओवर, विद, बहुत सारे प्रीपोजिशन, ये लंबी लिस्ट दी है। इस तरीके से जनरल प्रीपोजिशन। दूसरे नंबर पर क्या पूछता है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जब हम किसी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं तो वो रियल में ईडियम्स बनता है, जिसको आप बोलते हैं मुहावरे वगैरह। तो इस तरीके से पूछता है। तीसरा नंबर है फिक्स्ड प्रीपोजिशन करके हमसे पूछा जाता है, जैसे ही इज कॉन्फिडेंट स्पेस हिज सक्सेस। तो यहाँ पर कोई ना कोई फिक्स प्रीपोजिशन होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको फिलअप करना होगा। चौथा लास्ट यूसेज है सुपरफ्लूअस यूसेज। तो प्रीपोजिशन का सुपरफ्लूअस यूसेज क्या होता है वो चीज़ हम लोग अब समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को परसेप्शन के बेस पर मैं आपको बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को समझाने जा रहा हूँ। तो अब आप अपना पूरा का पूरा दिमाग प्रीपोजिशन पर लगाएंगे, फुल अटेंटिव होकर के चीज़ों को समझेंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का, से पहले प्रीपोजिशन कितने बेहतरीन कंटेंट को इतने बेहतरीन अंदाज में कभी नहीं पढ़ा होगा। आइए दोस्तों, अब हम प्रीपोजिशन को एक अमेजिंग अंदाज में समझते हैं। सबसे पहले हमने बात की है जनरल प्रीपोजिशन, और जनरल प्रीपोजिशन में प्लेस को बताने वाले प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। प्लेस को बताने के लिए प्रीपोजिशन हम इन और एट का यूज करते हैं। इन का यूज हम कब करते हैं, जब हम बिग प्लेस की बात करते हैं, बड़े स्थान की बात करें तो हम इन का यूज करते हैं, जबकि एट का यूज हम लोग स्मॉल प्लेसेस के लिए करते हैं या पर्टिकुलर लोकेशन।
अब एट को लेकर के इतनी बड़ी समस्या नहीं है, छोटे स्थान से संबंधित इतनी बड़ी समस्या नहीं है। पर्टिकुलर लोकेशन को कैसे समझते हैं? पर्टिकुलर लोकेशन का मतलब है जब हम किसी बड़े स्थान के बीच में किसी छोटे स्थान की बात करते हैं तो वो हमारी पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है, और ऐसी कंडीशन में आपको प्रीपोजिशन क्या लगाना होता है? एट। तो छोटे स्थान से तो बड़ी कोई समस्या है नहीं, छोटा स्थान आपको आसानी से समझ में आता। पर्टिकुलर लोकेशन क्या है और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, इन 3 एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने लिखा राधा लिव्स स्पेस मुखर्जी नगर इन दिल्ली। अब दिल्ली क्या है? एक बड़ा राज्य है और इसके अंदर एक छोटा सा प्लेस का जिक्र हुआ है मुखर्जी नगर, तो ये इसकी पर्टिकुलर लोकेशन बनेगी। इसकी वजह से आप यहाँ एट लगाएंगे और दिल्ली के पहले आप इन लगा देंगे, तो ये बिग प्लेस होगा, ये पर्टिकुलर लोकेशन होगा, इसलिए आपने एट लगाया। सेकंड क्वेश्चन में नैना इज पुटिंग अप क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, तो ये तो आपका फ्रेजल वर्ब के रूप में चला गया। अब यहाँ समझेंगे लाल चौक। लाल चौक क्या है? इसमें पर्टिकुलर लोकेशन ही है भाई, ये लाल चौक कुछ और नहीं, पर्टिकुलर लोकेशन हुई। क्यों? क्योंकि जयपुर के अंदर जो एक छोटा सा प्लेस है वो लोकेशन ही तो होगी, तो आप यहाँ पर एट लाल चौक करेंगे। अब यहाँ जयपुर लिखा, यहाँ राजस्थान लिखा। अब राजस्थान के अंदर जयपुर होगा तो ये भी एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी, इस वजह से आप यहाँ पर एट लगाएंगे। और राजस्थान एक स्टेट है और बिग प्लेस होगा, इसकी वजह से यहाँ पर इन आएगा। तो कई लोगों का तो दिमाग ठिकाने पर अभी आ गया होगा कि उनको लग रहा होगा कि जयपुर के आगे इन। नहीं भाई साहब, जयपुर के आगे इन नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी बड़े प्लेस के अंदर एक छोटे से प्लेस की जिक्र करते हैं तो वो पर्टिकुलर लोकेशन बनता है, इसलिए यहाँ पर एट का यूज बेटर होगा। नेक्स्ट लिखा है, ये मेट है, आई मेट हर स्पेस CCD, ये क्या है? कॉफी कैट। अब आप ये क्या होगी? एक लोकेशन ही होगी, किसी बड़े प्लेस के अंदर छोटी सी जगह की हमने बात की, तो यहाँ पर एट। अब मैं जो आपसे कह रहा था कि परसेप्शन से कैसे चीज़ों को समझते हैं। परसेप्शन क्या है? दिमाग में किसी चीज़ का चित्र बना लेना, और यही हमें नेटिव स्पीकर सिखाना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसे नहीं समझा। हम लोगों ने चीज़ों को एक अलग ही अंदाज में समझ लिया। इनका मतलब अंदर होता है, इनटू का मतलब और अंदर होता है। हम लोग जाने क्या करते हैं, तो चीज़ों को रट लेते हैं। अब हम परसेप्शन की बात करते हैं।